हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। अगर आप यूपी टेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 या पेपर 2 जिसमें आपने सामाजिक अध्ययन को चुना है, तो आपको बता दूं ये वो प्रश्न है जो आपके पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पेपर 2 के लिए भी। तो अगर आप दोनों पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्न जो आपके दोनों पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगर पेपर 1 की कर रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट है और पेपर 2 की भी कर रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट है, और दोनों प्रश्न पत्र के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आपको बता दूं, आप मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर मेरी डेली फ्री लाइव क्लासेस होती हैं जो कि आप बिल्कुल फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर मैं आपको हिंदी, ईवीएस, एसएसटी और यूपी टेट के मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रही हूँ, सॉल्व करवा रही हूँ। तो आप उन सभी को फ्री में पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल है। आप प्लस के साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं अनअकैडमी पर। कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स, रेगुलर डाउट लिंक आपको प्लस पर मिलते हैं, और वीकली फ्री मॉक टेस्ट और टेस्ट फ्री सीरीज भी। अगर आप एमपी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उसी सब्सक्रिप्शन में, उसी बैच कोर्स में, उसी प्लस कोर्स में आप क्रैक एमपी टेट 2022 कंप्लीट बैच कोर्स पढ़ सकते हैं। 24 नवंबर से ये स्टार्ट हो रहा है एमपी टेट का कंप्लीट बैच कोर्स। और यहाँ आप देख सकते हैं आपको 6 और 12 मंथ्स के ड्यूरेशन में दिया है। एडिशनल आप डिस्काउंट 10% का पा सकते हो मेरा रेफरल कोड यूज करके, और मेरा रेफरल कोड है प्रतीक्षा टेट, PRATIKSHATET। और अगर आप मेरी लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो वहां पर भी आपको एक अनलॉक कोड पूछा जाता है, जिससे कि मेरी जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल फ्री हो जाती हैं, जिनसे आप अपने यूपी टेट की तैयारी अच्छे से कर सकते हो, और लाइव है तो अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हो। तो इसी अनलॉक कोड को यूज करके, यानी कि प्रतीक्षा टेट को यूज करके, आप मेरी फ्री लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जरूर ज्वाइन करें और डाउनलोड कर लें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थीं? तो क्वेश्चन आप समझ गए, यहाँ पर थी पूछा है। थी का मतलब जब संविधान लागू हुआ था। अगर है होगा तो वर्तमान की बताएंगे। क्लियर? मूल रूप से पूछा है, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां आई थी? 8 अनुसूची। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 12 अनुसूचियां हैं। क्लियर है? तो हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949, 26 कब अपनाया गया है? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया हुआ है, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। तो ये दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है? प्रभावी हुआ है, लागू हुआ है। अगर ये शब्द आते हैं तब आपका आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950। ठीक है? और कब अपनाया गया है, अंगीकृत किया गया है, ये वर्ड आएंगे तो आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन्हीं दोनों में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में किस राज्य में भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा का आयोजन किया गया था? और ये कब किया गया था? ये किया गया था उड़ीसा। उड़ीसा में किया जाता है, हर साल किया जाता है जगन्नाथ की रथ यात्रा का नाम जो है। और ये कब कहाँ किया जाता है? उड़ीसा के पुरी में। पुरी में निकाली जाती है जगन्नाथ यात्रा। पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, वहीं पर ये यात्रा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लखनऊ निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, ये बताना है। तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और ये है गोमती नदी के किनारे। और मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदी बाई पटेल, आनंदी बेन पटेल, आनंदी बेन पटेल। ये राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें 80 हैं। विधानसभा की बात करें, विधानसभा में कितनी है? विधानसभा में सीटें हैं 403,
और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में यूपी की सीटें कितनी हैं? 31। ठीक है, तो ये आपके ईवीएस पेपर 1 और पेपर 2 किसी में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन यात्री मोरक्को का मूल निवासी था? तो कौन सा यात्री था जो मोरक्को से आया था? मोरक्को का निवासी था, और यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं और सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए, इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था और इसने अपनी यात्रा का जो वृतांत है, रेहला नामक पुस्तक है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? इब्न बतूता के द्वारा ही लिखी गई है रेहला। और किसके शासन काल में ये इब्न बतूता आया था? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्रश्न से संबंधित वो मैं आपको बताती जा रही हूं, जिससे कि आपके हर एक प्रश्न से 2-3 प्रश्न कवर हो जाएं। चलिए, अल बरूनी जो था, ये यात्री अल बरूनी भी भारत में आया था और ये उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। उज्बेकिस्तान, अल बरूनी के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है और इसकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। ठीक है, मार्को पोलो इटली का निवासी था और बर्नियर जो था फ्रांस का रहने वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इको मार्क किस भारतीय उत्पाद को दिया जाता है? इको मार्क जो दिया जाता है वो पर्यावरण के अनुकूल जो उत्पाद होते हैं उनको इको मार्क दिया जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, लाल कृष्ण आडवाणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित पूछा है। ठीक है, सबसे छोटे की बात आएगी तो सही आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप। और अगर आता है कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अब नया केंद्र शासित प्रदेश बना है सबसे बड़ा, और वो है लद्दाख। क्लियर, लद्दाख सबसे बड़ा। सबसे छोटा लक्षद्वीप और सबसे बड़ा लद्दाख है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मीथेन। बायोगैस की बात हो रही है, प्राकृतिक गैस की बात हो रही है, तो मुख्य घटक कौन सा होगा? मीथेन। प्रोपेन और ब्यूटेन ये एलपीजी में आती हैं, जो आपके घरों में गैस आते हैं, लाल रंग के जो सिलेंडर आते हैं उनमें प्रोपेन और ब्यूटेन जो है गैसेस, उनको मिलाकर ये बनाई जाती है एलपीजी, जिसमें मुख्य घटक क्या होगा? मुख्य होगा ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। महिलाओं ने किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार उपनाम दिया? और ये सही जवाब है ऑप्शन सी, बारडोली सत्याग्रह में। बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था गुजरात राज्य में, और इसी के तहत महिलाओं ने आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वल्लभ भाई पटेल को सरदार उपनाम दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। है निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तने का उदाहरण है? प्रश्न स्क्रीन पर है, और अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आलू। आलू जो है संशोधित भूमिगत तने का उदाहरण है, जिनको हम स्टेम कहते हैं। ठीक है, ये मिट्टी के की जो सतह होती है उसके नीचे मौजूद होते हैं। और भी तने हैं, जैसे अदरक भी तना है, हल्दी भी तना है। ठीक है, प्याज में तने का संशोधित रूप पाया जाता है। ठीक है, और सही आंसर इसका आलू है।
जहाँ शकरकंद जो है ये एक संशोधित जड़ है, तना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। शकरकंद एक संशोधित जड़ है। गाजर भी, ट्यूलिप भी, ये सभी क्या है, ये संशोधित जड़ है। ट्यूलिप होता है शलजम, ट्यूलिप क्या होता है, शलजम, ये भी एक संशोधित, ये तीनों ही एक संशोधित जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चित्तौड़ा झील, चित्तौड़ा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और ये चित्तौड़ा झील जो है बहराइच जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान तो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है और ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान। मध्य प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है तो आप ध्यान रखो, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा पेंच, पेंच राष्ट्रीय उद्यान काफी फेमस है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश में है। क्लियर? बांधवगढ़, बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। क्लियर? महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में है संजय गांधी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की। और उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश दुधवा नेशनल पार्क फेमस है काफी। तो अभी हम रणथंभौर की बात कर रहे हैं, तो रणथंभौर है एमपी में, राजस्थान में। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय होने का प्रावधान किस संशोधन द्वारा पेश किया गया था? और ये किया गया था 7वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में हुआ था, ये 7वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? और सही जवाब है लकड़ी का जलना। लकड़ी का जो जलना है ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, क्योंकि ये O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। हमारे वायुमंडल में 78% कौन सी गैस है? आसान सा प्रश्न। और हमारे वायुमंडल में 78% गैस है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 78% है। ऑक्सीजन कितनी है? 21% है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई? स से संगीत और स से सामवेद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? और ये की गई सैयद अहमद खान के द्वारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दृष्टि से संबंधित है, यानी कि आंखों से संबंधित है? और ये है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, अंधापन हो जाता है। तो ऑप्शन ए दृष्टि से संबंधित है ये विटामिन ए। चलिए, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन ई की कमी से एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया रोग हो सकता है। नेक्स्ट है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? और ये समिति थी बलवंत राय समिति। बलवंत राय समिति ने सिफारिश की थी त्रिस्तरीय पंचायत के लिए। और भारत के संविधान में अनुच्छेद 40 जो है, 40 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को अनुच्छेद 40 के अंतर्गत रखा गया। और किसके अंतर्गत आते हैं ये? नीति निर्देशक तत्वों के, नीति
निर्देशक तत्व डीपीएसपी के अंतर्गत पंचायती राज आते हैं, मूल कर्तव्य मूल अधिकार के नहीं, नीति निर्देशक तत्वों के। क्लियर? तो ये है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ पॉइंट। तो बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत, और द्विस्तरीय पूछा जाए तब आपका आंसर क्या होगा? अशोक मेहता। द्विस्तरीय अशोक मेहता थे। क्लियर? और अनुसूची भी जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। पंचायती राज किस अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी ये है सारस क्रेन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने डैश के युद्ध में हराया? राइट आंसर है प्लासी के युद्ध में हराया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेड डेटा बुक किस संगठन से संबंधित है? रेड डेटा बुक IUCN से संबंधित है। इसमें जो भी संकटग्रस्त प्रजाति हैं, विलुप्त प्रजाति नहीं, संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उनके बारे में दिया जाता है रेड डेटा बुक में। IUCN की जो स्थापना थी वो 1948 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है IUCN का वो कहाँ पर है? वो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना हुई? तो रेलवे लाइन की स्थापना हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कब हुई? तो 1853 में। 1853 में इसका उद्घाटन हुआ, और पहली रेलवे लाइन जो थी वो मुंबई यानी कि बंबई से ठाणे के बीच में चली थी। मुंबई से ठाणे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार के संशोधन अधिनियम में पेश किया। तो मौलिक अधिकारों के तहत जो शिक्षा का अधिकार था वो किस संशोधन अधिनियम में पेश किया? और सही जवाब है इसका 86वां संविधान 86वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 86वां जो संशोधन है ना, ये शिक्षा से संबंधित ही है। 86, ये ध्यान रख सकते हो, 86 मीन्स शिक्षा। ऑप्शन डी इसका सही है। और इसमें आपका एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, जिसमें क्या जोड़ा गया था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, ये एक मौलिक अधिकार बना दिया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। क्लियर? मौलिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये मौलिक अधिकार है 6 से 14, 21A और 51A जो है वो मूल कर्तव्य है। वो मूल कर्तव्य है, ये मूल अधिकार है। मूल कर्तव्य और मूल अधिकार में अंतर होता है। ये मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध, तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वो वाद्य यंत्र है शहनाई। ऑप्शन ए सही आंसर। तो वाद्य यंत्र शहनाई वादक थे ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और इन्होंने 26 जनवरी 1950 को अपनी शहनाई से पहले गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत की थी। क्लियर? और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इनको आमंत्रित किया गया था। तो ये है सही आंसर। ठीक है, 2008 में इनकी एक टिकट जारी की थी, स्मारक टिकट 5 रुपए का। तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज यूपी टेट के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए हो। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है।
और नए हैं तो बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।